जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबको मेरा प्रणाम। ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हर एक एग्ज़ामों में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का मेन टॉपिक होगा जलप्रपात। जलप्रपात आप झरना सुने होंगे, लेकिन आज ये क्लास में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जलप्रपात क्या होता है और झरना क्या होता है। दोनों में अंतर साफ मैं बताऊंगा और साफ तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास किस पर होगी आपकी? भारत के प्रमुख जलप्रपात। आखिरकार कहाँ कहाँ ये जलप्रपात पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलते हैं। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे जलप्रपात। क्या डालेंगे साथियों? जलप्रपात। आप इसको वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। साथियों, अगर वाटरफॉल की बात करें, क्या बात करें? वाटरफॉल करें, जलप्रपात। आखिरकार हम कहें कि जलप्रपात होता क्या है और झरना क्या होता है। दो क्वेश्चन आपके डाउट में होंगे, हर जगहों पर होंगे, हर तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार झरना किसको कहें, आखिर झरना नाम दिया गया है तो जलप्रपात क्यों नाम दे दिया गया है, या जलप्रपात नाम दे दिया गया है तो इसको लोग झरना क्यों कहते हैं। तो आज जान लीजिए। पहले हम बात करें कि देखिए जलप्रपात क्या होता है। साथियों, किसी पहाड़ी से, ध्यान रखना कि किसी पहाड़ी से जो पानी गिरता है, किसी पहाड़ी से जब पानी मैदान में गिरता है या किसी स्थान पर गिरता है तो उसको हम कहते हैं जलप्रपात। क्या कहते हैं? जब किसी पहाड़ी से कोई पानी, मान कह सकते हैं, पानी ही कहेंगे क्योंकि जलप्रपात का नाम क्या है भैया? वाटरफॉल। तो पानी ही हो सकेगा और तो कुछ हो नहीं ईंटा पत्थर गिरेगा। तो किसी पहाड़ी से, किसी पहाड़ियों के किसी चट्टानों से, कह सकते हैं कि किसी पहाड़ियों से कहीं पानी गिरते हुए को हम कहेंगे जलप्रपात। मतलब गिरता हुआ पानी, क्या कहेंगे? गिरता हुआ पानी जलप्रपात कहलाएगा। ठीक है, गिरता हुआ पानी जलप्रपात कहलाएगा। इसके पीछे अगर मैं आपको थोड़ा ले चलूं कि आखिर जलप्रपात बनता कैसे है, जलप्रपात किस प्रकार से बनता है, फिर मैं आगे बात करूंगा कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। आखिरकार जलप्रपात पढ़ने जा रहे हैं तो एकदम डीपली थोड़ा घुस करके पढ़ लें तो ये होता है इंपॉर्टेंट। मतलब कह सकते हैं कि जलप्रपात अगर हम बात करते हैं तो हमको एक एक बातें हमको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगी। तो साथियों, क्या होता है कि जलप्रपात हम पहले समझें। देखिए, जब पानी जब हमको पानी नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है तो उसके पहले की घटना समझें कि जहां से पानी निकलेगा। देखिए, यहां से मान लीजिए इस चोटी से पानी निकला, इस जगह से पानी निकला। देखिए, इस जगह से मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ है। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। ये जगह आपका पानी का है। मतलब यहाँ से आपका पानी क्या हुआ कि यहाँ से निकलना शुरू हुआ, मतलब कि यहाँ से उद्गम हुआ, मतलब निकलना शुरू हुआ। तो यहाँ से जब ये पानी निकला तो ये एक रूप से उबड़ खाबड़, मतलब कि ये पहले इसको कहेंगे क्षिप्रिका। मतलब कि यहाँ पर नदियों की स्पीड इतनी तेज होती है, मतलब कह सकते हैं कि देखिए, जब गंगा जी जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर एक छोटे से स्थान से निकलती हैं भैया साहब। एक छोटे से स्थान से निकलते निकलते और धीरे धीरे क्या होती हैं कि वो धीरे धीरे अपना भारी रूप ले लेती हैं। क्या हो जाता है? भारी रूप ले लेती हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी यही घटनाएं होती हैं और जब यहाँ पर भी यही घटनाएं होंगी, ध्यान से देखिए, और जब यहाँ पर भी पानी निकलेगा तो ये कुछ, मतलब कि पानी अपने साथ साथ कुछ मलबों को बहाते ले जाता है। बहाने का मलबा का बात करें तो पानी एक ऐसी चीज है जो कि अपने साथ साथ मिट्टी, कंक्रीट वगैरह बहाते ले जाता है। और बहाने की क्रिया पहाड़ पर ही हो जाती है। मतलब कि जो बहाने की क्रिया, पानी द्वारा जो बहाने की क्रिया पहाड़ पर ही हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्षिप्रिका। क्या कहते हैं साथियों? क्षिप्रिका। मतलब कि उबड़ खाबड़ आप देखेंगे पहाड़ पर तो आपको इसी प्रकार उबड़ खाबड़ पानी आता हुआ नजर आएगा। जिस जगह से क्या होता है कि नदियाँ ऐसी होती हैं कि इसको, मतलब कि पानी जो होता है वो कोई चट्टानों को, मतलब कि कोई चट्टानों को काट करके निकल जाता है और कोई चट्टानों को काट नहीं पाता है। तो जो भी मतलब
इस प्रकार की घटना बनती है, मतलब इस प्रकार का रूप ले लेती है। और जब इस प्रकार का रूप ले लेती है तो यही घटना को कहते हैं क्षिप्रिका। क्या कहते हैं साथियों? क्षिप्रिका। ये बात आप ध्यान रखना, क्षिप्रिका लिख लेना, क्षिप्रिका कहते हैं। और इसी घटना को जब ये आगे आता है, देखिए जब ये पहाड़ से जब नीचे उतरता है, जब ये पहाड़ से ये पानी बहता हुआ यहाँ से आया और इसको हम क्या कह दिए? क्षिप्रिका। क्षिप्रिका के रूप में है, पानी इतना स्पीड में होता है, इसको हम कहते हैं कि अब ये पानी किस अवस्था में है? अभी युवा अवस्था में है। मतलब कि कह सकते हैं कि नदियों के तीन क्या होते हैं, तीन प्रकार की क्या होती हैं? संरचनाएं। मतलब कि नदियों की अगर बात करेंगे तीन प्रकार का रूप धारण करती हैं नदियां। तो पहले वो होती हैं सॉरी खांसी आ रही बच्चा। तो पहले वो युवा अवस्था में होती हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में जाती हैं और फिर किस अवस्था में आ जाती हैं? वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो 3 क्लासेस होती हैं, मतलब 3 तरह के मतलब रूप धारण करती हैं नदियां। कोई भी नदी हो वो 3 तरह के रूप धारण करेगी, ठीक है। तो ये पहले जहां से निकली तो इसकी स्पीड इतनी हाई होती है साथियों, तो इसको कह देते हैं कि नदी अभी युवा अवस्था में है। किस में है? युवा अवस्था में है। और जब पानी जो है जब ये पहाड़ से नीचे उतरता है, पहाड़ से जब ये नीचे गिरा, ध्यान से देखिए, ये आपका पानी गिर रहा है, ये पहाड़ है आपका, और ये पानी क्या है कि यहाँ से जो नीचे गिर रहा है, तो यही नीचे गिरने की क्रिया को हम कहते हैं जलप्रपात। ध्यान से देखिए, इसी नीचे गिरने की क्रिया को कहते हैं जलप्रपात। ध्यान रखना साथियों, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये झरना है। झरना मैं बता रहा हूं क्या होता है, झरना और जलप्रपात दोनों। अब देखिए, और जहां जिस जगह पर पानी गिरता है नीचे, तो उस जगह पर जहां पर भाई पानी गिरेगा तो वहां पर जाहिर सी बात है कि गड्ढा हो जाएगा। और जब गड्ढा हो जाएगा तो उसी जगह को, यही जगह मतलब इस प्रकार से हो जाता है, मतलब कि यहां पानी गिरा तो यहां गड्ढा हो गया, फिर पानी यहां पर क्या हुआ कि बहना शुरू हो जाता है। और जब ये पानी बहना शुरू हो जाता है तो जिस जगह पर गिरता है पानी, इसको हम कहते हैं अवनमन कुंड। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। क्या कहते हैं साथियों? अवनमन कुंड कहते हैं। और ये नदी फिर किस अवस्था में आ जाती है? जब मैदान में नदी पहुंचती है तो वो आ जाती है अपनी प्रौढ़ावस्था में, मिडिल क्लास में आ जाती है। किस में आ जाती है साथियों? मिडिल क्लास में आ जाती है। और ये जब पानी जब नदी में जब ये बहना शुरू होता है, जब ये पानी जब ये मिडिल जमीन में बहना शुरू हुआ, और जब पानी, ध्यान रखना, जब किसी पहाड़ी के बगल से पानी क्या हो, जब किसी पहाड़ के बगल से पानी बहता हुआ नजर आए तो उसको हम कहेंगे झरना। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हर जगहों पर कुछ भी दे रखा होगा, लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि झरना और जलप्रपात होता क्या है। दोनों में अंतर साफ जाहिर रखा रहेगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब। लूसेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, बस याद कर लीजिए और वहां जाइए, टीप के चले आइए, काम खत्म, ठीक है। देखिए, तो जब पहाड़ी पर, जब पहाड़ के बगल से पानी आपको देखता हुआ मतलब बहता हुआ पानी नजर आए तो उसको कहते हैं झरना। और ये कहाँ पर होगा? मान लीजिए भाई ये पहाड़ से यहाँ गिरी तो यहाँ पर भी पहाड़ वहाड़ होंगे, जिससे कि ये मैदान में आ गई। तो ये नदी जो है इसको ये किस अवस्था में है? अभी प्रौढ़ावस्था में पहुँच गई। यहाँ पर किस अवस्था में थी? युवा अवस्था में थी। यहाँ पर निकली युवा अवस्था, स्पीड इसकी तेज थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह पर क्या हुआ कि इस जगह पर प्रौढ़ावस्था में आ गई। और जब ये प्रौढ़ावस्था में आ गई तो पहाड़ में ही बहती हुई नजर आएगी, तो इसी को कहते हैं झरना। क्या कहते हैं साथियों? इसी को हम कह सकते हैं झरना। ये क्रिया, झरना वाली क्रिया ध्यान रखना कि आप कह सकते हैं कि भाई पहाड़ के बगल से मतलब पहाड़ ना हो और अगर कहीं और जाती हुई नजर आए तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पहाड़ होगा तभी आप उसको झरना कहेंगे। नदी तो नहीं, तो नदी जिस नाम से रूप में होगी वो रूप आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब बहते हुए पानी को झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहते हुए पानी को झरना कहते हैं। और कहाँ पर बहता हुआ दिखाई पड़े वो पानी आपको पहाड़ों के बगल से, पहाड़ों के बगल से या पहाड़ों के बीच से कहीं पर से भी आपको दिखाई पड़े तो उसको हम कहेंगे झरना है। ये क्या है? झरना है। लेकिन पहाड़ से गिरने वाली क्रिया को, पहाड़ से पानी के गिरने की क्रिया को जलप्रपात कहेंगे। क्या कहेंगे? जलप्रपात। तो यहाँ पर समझ में आ गया।
अब तीसरी अवस्था समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होती है कि थोड़ी थोड़ी क्या होती है, नदी की स्पीड डाउन हो जाती है। और नदी क्या होती है कि जब समंदर के पास, जब सागर के पास नदी पहुँचती है तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, वृद्धावस्था में पहुँचती है। और ये अपने साथ साथ यहीं से, ये मैदान से ही ये मलबा इकट्ठा करते करते ले जाती है। और जब ये इकट्ठा करते करते ले जाती है और जब ये सागर में जब मैदान में गिरती है, क्या, जब सागर के पास पहुंचती है तो इसकी इतनी ताकत नहीं होती कि ये अपना मलबा सागर में गिरा दे। कुछ ही नदी हैं जो अपना मलबा सागर में गिरा देती हैं, जिसको हम एस्चुरी या ज्वार नदी के नाम से जानते हैं। और जो चीज़ पहले ही छोड़ दे, स्थल में ही छोड़ दे, जो मलबा ये लेकर के गई मैदान से और उसको स्थल में ही छोड़ दे, वो कहलाएगा आपका डेल्टा। क्या है, डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखना कहाँ कौन कौन सी ठीक है। तो ये होता है आपकी ये स्थिति, आप ध्यान रखना, तब आप पढ़ेंगे जलप्रपात, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो नदी किस अवस्था में पहुंची, अब प्रौढ़ावस्था से कहाँ पहुंच गई, धीरे धीरे वृद्धावस्था में पहुंच गई। और वृद्धावस्था में नदी की स्पीड एकदम डाउन हो जाती है और जाकर के कहाँ, वितरिका का रूप ले लेती है। नदी मान लो भैया साहब ये बह रही है और ये क्या हुई कि अब भाई इसकी स्पीड डाउन हुई तो वितरिका का पहले, डेल्टा बनने से पहले रोधिकाएं बनती हैं, वितरिका बनता है। रोधिका और वितरिके में भी अंतर आप यहाँ से समझ लीजिए कि भैया साहब जब नदी का पानी, मतलब जो ये पानी बहेगा ना, जब ये पानी जाकर के सागर में मिलेगा ना, ये पानी क्या होती है कि ये नदी यहाँ से मान लो तेजी से बहती आई धीरे धीरे, और ये क्या हुई कि यहाँ से, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी स्पीड इतनी डाउन हो गई कि यहाँ पर अपना मलबा छोड़ दी और यहाँ पर इसका मलबा जमा होना शुरू हो गया। जब ये मलबा जमा होना शुरू हो गया तो इसी को कह देते हैं रोधिका। पहले डेल्टा बनने से पहले रोधिका बनती है और रोधिका बनने के बाद क्या होता है कि तब फिर जब बड़ा, यही जब रूप बड़ा हो जाता है तो इसी को हम कहेंगे ये डेल्टा है। क्या है, डेल्टा है। वितरिका जो जिस जगह से, अब यहाँ से पानी तो बहता आया है, ये मलबा छोड़ी है, मिट्टी बालू सब यहाँ पर छोड़ दी है, जिससे कि ये डेल्टा का रूप धारण कर ली है। और जब ये डेल्टा का रूप धारण कर ली है, अब यहाँ से क्या हुआ कि जो पानी है वो तो जाएगा ही सागर में, जो जाएगा सागर में तो ये धीरे धीरे इस तरह का, मतलब तमाम शाखाएं निकल जाती हैं इससे, इस नदी से तमाम ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और इसी शाखाओं को कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं साथियों, वितरिका। समझ में आ गया। जलप्रपात पढ़ने से पहले बच्चा लोगों ये ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ लिए हो, याद करके चले जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं और वहाँ पर जा करके जो भी होगा देखा जाएगा, वो काम नहीं सीखना हमको। ठीक है, हम एक बेसिक से लेकर के चलेंगे और बेहतर तक लेके चलेंगे। आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप अगर किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। थोड़ा मैं इंक डाल लूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंक भी। ठीक है तो ये बातें आप ध्यान रखना साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में हर चीज़ में पूछा जाता है और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। बस ये नहीं कि प्रमुख जलप्रपात पढ़ लिए और जाके टिक लगा के चले आएँ, ऐसा नहीं है भाई साहब। एक बार में किसी को कोई मंजिल नहीं मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है, अब एक बार में थोड़ी नहीं मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना, उसके बाद फिर बातें बताना कि कैसी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसा पढ़ा रहा हूँ, बहुत एक एक पॉइंट की बातें करेंगे। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे अब कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब पॉइंट अब आ गया कि भाई प्रमुख जलप्रपात क्या है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात, अब आप हेडिंग डालेंगे कि प्रमुख जलप्रपात कहाँ के